हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। एक बार फिर से आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपकी आज की इस क्लास में व्यंजन वर्ण आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पढ़ना व्यंजन वर्ण। देखिए, जैसा कि हमने कल बताया था आपको कि भाई स्वर और व्यंजन क्या है ना, कि वर्ण के जो है दो भेद होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। तो स्वर वो होते हैं जो बिना किसी हेल्प के, बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, और व्यंजन, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि व्यंजन वो होते हैं जिनको बोलने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं ना। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें व्यंजन कहते हैं। किसे? जिनको बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है वो व्यंजन कहलाते हैं। तो आज की इस क्लास में हम व्यंजन के बारे में ही जानने और समझने वाले हैं। तो अब पढ़ते हैं व्यंजन को और अच्छे तरीके से। अब व्यंजन को अगर हम बहुत ही नॉर्मल आसान शब्दों में समझे तो हम कह सकते हैं कि व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। यानी कि ऐसे वर्ण जिसको बोलते समय, जिसको उच्चारण करते समय, जिसको जब हम बोलते हैं मुंह से तो हमें स्वरों की हेल्प ली जाती है। यानी कि बिना स्वरों के जिन वर्णों को हम नहीं बोल सकते वो व्यंजन कहलाते हैं। जिसमें हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है वही क्या होते हैं? वो व्यंजन होते हैं। हमें जिसमें स्वर की सहायता हम लेते हैं। अब हम उदाहरण देखते हैं, जैसे क। अब क जब हम मुंह से बोलते हैं, आप बोल कर देखिए, जब हम क मुंह से बोलते हैं तो हमारे मुंह से आ की भी आवाज आती है। यानी कि क में क्या मिला हुआ है? अ मिला हुआ है। तो हमने आ की हेल्प ली ना, आ की हेल्प ली। बिना आ की मदद के हम इसको नहीं बोल सकते, इसीलिए क्या है? ये व्यंजन है, क्योंकि इसमें हम स्वर यानी कि इस आ की हेल्प ले रहे हैं। और आ क्या है? स्वर है, क्योंकि स्वर को बोलने में हमें किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ रही है और यहाँ पे हमें लेनी पड़ रही है। तो ये क्या है? ये व्यंजन है। क, ख, म, प, ध। आप कुछ भी बोलकर देखिए, इसमें आपको आ की जो है ध्वनि आवाज आती है, इसीलिए क्या कहलाते हैं? ये व्यंजन कहलाते हैं। तो अब आप समझ गए कि व्यंजन क्या है? ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए, जिनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, जिसमें हम बिना स्वरों की हेल्प के जिसे नहीं बोल सकते वो क्या कहलाते हैं? वो व्यंजन कहलाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। वो व्यंजन है जो स्वरों की हेल्प से बोले जाते हैं, व्यंजन है। तो आप समझ गए कि व्यंजन क्या होता है। अब हम इसके आगे और समझते हैं। अब हम देखते हैं क से विसर्ग, है ना। क्या लिखा यहाँ पे कि क से विसर्ग, ये होती है विसर्ग, जो आप दो डॉट देख रहे हैं उसे विसर्ग कहते हैं, तक सभी वर्ण व्यंजन है। क से कहाँ तक? विसर्ग तक जितने भी वर्ण हैं वो सारे के सारे व्यंजन हैं, क्योंकि उनको हम स्वरों की हेल्प से ही बोलते हैं। बिना स्वर की हेल्प के उनको हम नहीं बोल सकते। अब बोलकर देख लीजिए, क, म, प, ध, च, सब में आपको आ की ध्वनि यानी स्वर की ध्वनि जो है सुनाई पड़ती है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है? अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। यानी कि व्यंजन को हम बिना आ बोले नहीं बोल सकते। आप बोलकर देख लीजिए, चाहे क हो, म हो, प, ट, थ, ज, कुछ भी बोलते हैं तो आपको उसमें आ की ध्वनि, आ की आवाज आती है, क्योंकि उसके अंदर जो आ की ध्वनि जो है छिपी हुई है। बिना आ के हम बोल ही नहीं सकते हैं। तो ये क्या है? व्यंजन है। जिसे हमने देखा, उदाहरण के लिए हम यहाँ पे देखते हैं ख। ख में क्या मिला हुआ? अ मिला हुआ है, तभी जो बनता है ख। इसी तरह से प जब आ बनता है प। यानी कि बिना आ के हम व्यंजनों को नहीं बोल सकते, उनका उच्चारण नहीं कर सकते। व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बाधित होती है। क्या है कि व्यंजन कैसी ध्वनि है? ऐसी ध्वनि है जिसमें अंदर से आती हुई वायु, जब हम बोलते हैं क तो अंदर से हम बोलते हैं क, तो अब जो हवा है, वो जो वायु है वो मुंह से बाहर निकलती है ना, अंदर से बाहर आती हुई वायु होती है।
और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बाधित होती है। जब हम का बोलते हैं, माँ बोलते हैं, टा बोलते हैं, तो अंदर से जो जब आप बोल के देखिए ना, जब आप बोलते हैं तो मुंह से जो हवा, जो वायु बहती है वो हमारे पूरे मुंह में कहीं ना कहीं टच करती है, स्पर्श करती है ना। इसीलिए ये जो है व्यंजन की पहचान है कि अंदर से जो वायु निकलती है वो कहीं ना कहीं अंदर से टच होती है और वो बिना स्वरों के उच्चारण नहीं हो सकती। स्वर वर्ण स्वतंत्र और व्यंजन वर्ण स्वर पर आश्रित होते हैं। क्या कहाँ पे कि स्वर जो है वो तो आपको पता है, क आ ई उ हम बिना किसी हेल्प के बोलते हैं ना, स्वतंत्र है। उनको बोलने के लिए हमें किसी दूसरे की हेल्प नहीं लेनी पड़ती, किसी दूसरे स्वर की हमें हेल्प नहीं लेनी पड़ती, इसीलिए स्वतंत्र है। और जो व्यंजन है वो किस पे डिपेंड है, स्वर के ऊपर। हमने क बोला, माँ बोला, पा बोला, चा बोला, कुछ भी बोल तो उसमें आ की ध्वनि आती है, यानी कि उसके अंदर आ जो स्वर है वो मिला हुआ है किसमें, व्यंजन में। इसीलिए जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों पर आश्रित होते हैं और स्वर जो है वो स्वतंत्र होते हैं क्योंकि बिना किसी हेल्प के बोले जाते हैं। क से हा तक हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन है। कितने, 33 व्यंजन हैं। किस कहाँ से, क से हा तक। तो आप समझ गए कि व्यंजन क्या है। व्यंजन जो बिना स्वरों की हेल्प के, बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जा सकते, जिनका उच्चारण हम स्वरों के बिना नहीं कर सकते, वो व्यंजन कहलाते हैं। अब हम देखते हैं व्यंजन के प्रकार कि व्यंजन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन के प्रकार अब हम देखते हैं आगे। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3, जिसमें कि पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। पहला कौन सा हो गया, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, यानी कि ये 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, ये व्यंजन जो है 3 प्रकार के होते हैं। जब 3 प्रकार के, अब इनको अच्छे से और समझते हैं डिटेल में। हमने पहला व्यंजन पढ़ा यहाँ पर स्पर्श व्यंजन, है ना, ये है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। अब हम इसको समझते हैं अच्छे से। स्पर्श का अर्थ होता है छूना। स्पर्श का मतलब क्या अर्थ होता है, छूना, टच करना, है ना। जब टच करते हैं हाथ तो उसे कहते हैं स्पर्श करना, टच करना यानी छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत अथवा होठ का स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जीभ है वो हमारे गले को, तालु को, मूर्धा को देखो टच करती है, छूती है, स्पर्श करती है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, से हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कहने का जो कारण है वो यही है। अब इसी बात को अगर हम थोड़ा और अच्छे तरीके से समझें तो दूसरे शब्दों में हम क्या कहेंगे कि ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं, इसी से उन्हें स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो क्या है, तालु। तालु क्या होता है, जो हमारे दांत होते हैं, हमारे मुंह में दांत है तो दांतों के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं, तालु कहते हैं। और ऊपर किसी की जो और अंदर वाला हिस्सा होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे दांत हैं, ठीक है, तो दांत से जो ऊपर का हिस्सा हो गया ये आपका तालु है, इससे जो और अंदर का हिस्सा होता है ये होता है मूर्धा। जब आप टा बोलते हैं, टा, तो टा बोलकर देखिए कि आपकी जीभ कहाँ लगती है, कहाँ छूती है, कहाँ स्पर्श करती है, जिस हिस्से को आपकी जीभ टच करती है वो कहलाता है मूर्धा। दांत आपको पता है, होठ आपको पता है, और फिर मूर्धा से आगे का जो हिस्सा था हमारा गला यानी कंठ वो कहलाता है। तो आप समझ गए कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ के भागों को टच करने, छूने के कारण जो इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि ये उच्चारण स्थान की अलग अलग एकता लिए हुए वर्गों में विभक्त हैं। क्यों, क्योंकि अलग अलग स्थानों को छूते, अलग अलग स्थानों को छूते हैं ना, विभक्त होता है, अलग अलग है बिल्कुल, इसीलिए से क्या कहते हैं, इसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो जब इनको बोलते तो हमारी जीभ हमारे गला, कंठ, मूर्धा, दांत, होठों कहीं ना कहीं टच करते हैं, छूती, स्पर्श करती है, इसीलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं।
ये 25 व्यंजन होते हैं। इससे पहला है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग ना। ये सारे व्यंजन है, क ख ग घ। ये क्या कंठ है, कंठ का स्पर्श करते हैं। जो व्यंजन आप देख रहे हैं क से कर्ण तक, ये कहाँ कंठ का स्पर्श करते हैं। इसी तरह च से लेकर ये सारे तालु का स्पर्श करते हैं। ट से लेकर ये मूर्धा का स्पर्श करते हैं। तवर्ग में त से लेकर न तक ये सारे किसका दांतों का स्पर्श करता है। त थ द। तो इसमें जब हम बोलते हमारी जीभ जो है दांतों को टच करती है, स्पर्श करती है, छूती। और ये है पवर्ग। यहाँ पर प से लेकर मा तक सारे होठों का स्पर्श करते हैं। आप बोल कर देखिए प फ ब। तो जो है ना हमारे होठों का टच स्पर्श होता है, इसीलिए से कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, स्पर्श व्यंजन, क्योंकि यहाँ पर स्पर्श होता है इसीलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या देखेंगे हम, अंतस्थ व्यंजन, इसको समझेंगे अब। अंत का अर्थ होता है भीतर। क्या अर्थ होता है, भीतर यानी अंदर। उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहे उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या बताएं यहाँ पर कि उच्चारण के समय जब हम उनको बोल से बोलते हैं तो जो व्यंजन मुंह के भीतर यानी मुंह के अंदर ही रहते हैं उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, क्योंकि वो अंदर हो रहते हैं, इसीलिए उनको हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंत का मतलब मध्य या बीच, या स्थ मतलब स्थित, जो बीच में स्थित होते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य का सा होता है। उच्चारण के समय जीवा मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती। क्या कि जब उनको बोलते हैं तो जो हमारी जीभ है वो हमारे मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है, नहीं छूती है। ये जो है कितने होते हैं, ये 4 होते हैं, य र ल व। यहाँ पे जीभ जो हमारे मुंह के किसी भी भाग को नहीं छूते। और ये जो व्यंजन है कहाँ थे, मुंह के अंदर थे, य र ल व, तो मुंह के अंदर रहते, इसीलिए इसको अंतस्थ व्यंजन भी कहा जाता है। ये कितने होते हैं, 4 होते हैं। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होठों के परस्पर सटने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। इनका उच्चारण जीभ और तालु, दांत और होठों के परस्पर सटने से, यानी कि जो जीभ है वो तालु आपस में टच हो जाते हैं, स्पर्श कर लेते हैं ना, तो क्या परस्पर चिपकते हैं ये, लेकिन पूरा स्पर्श नहीं होता। या र ल व। जब हम इनको बोलते हैं तो हमारी जीभ, हमारी जो तालु है, दांत है, होठ है, ये स्पर्श करता है आपस में छूते, लेकिन पूरी तरह से स्पर्श नहीं होता इसके अंदर। और ये चारों अंतस्थ व्यंजन अर्ध स्वर कहलाते हैं। इनको क्या कहते हैं, इनको हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। तो आप समझ गए कि अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, जो व्यंजन मुंह के अंदर रह जाते हैं ना, उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब हम देखते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या देखेंगे हम, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। क्या अर्थ होता है, ऊष्म, ऊष्मा से बनता है ना ऊष्म, यानी कि जो गर्म है, गर्माहट है। जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा मुंह के विभिन्न भागों से टकराए और सांस में गर्मी पैदा कर दे, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। किसे कहते हैं, ऐसे व्यंजन, ऐसे वर्णों को जब उनको बोलते हैं, जिन वर्णों को बोलते समय जो हवा है वो मुंह के भागों से टकराती, मुंह के अंदर टकराती है और हमारे जो सांस में गर्मी पैदा कर देती, तो उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इसमें गर्मी यानी ऊष्मा पैदा होती है, इसीलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म यानी गर्म। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करती है, यानी उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है। कब निकलती है, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है। ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है। कैसे होता है, जब हम इनको बोलते हैं तो मुंह से जो गर्म हवा निकलती है, रगड़ या घर्षण के इसमें जो गर्म वायु निकलती है, ये कितने होते हैं, ये भी 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं, य र ल व, और जो ऊष्म व्यंजन ये भी 4 होते हैं। अब हम इनको बोलकर देखते से श स स ह। तो जब हम इनको बोलते तो हमारी जो आवाज है वो घर्षण से निकलती है, स को थोड़ा उसमें हम घर्षण होता है, जो हवा है वो गर्म होकर निकलती है, स श
हाँ, जब हम इनको बोलते तो हमारी आवाज़ जो हमारा उच्चारण होता है वो घर्षण से निकलता है, उसमें गर्म वायु जो है निकलती है, इसीलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इसमें गर्मी पैदा होती है, ऊष्म निकलती, ऊष्मा होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन इसको कहा जाता है। तो आप समझ गए कि ऊष्म व्यंजन क्या है। अब हम देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। किसके आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर। हम जो मुंह से बोलते हैं तो जो उच्चारण के अलग स्थान है, गला है, कंठ है, तालु है, किसके स्थान से क्या क्या बोला जाता है। व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख के अलग अलग भागों से टकराती है। जब हम व्यंजनों को बोलते हैं तो जो वायु हमारे मुंह में अलग अलग भागों से, यानी कभी दांत से, कभी होठों से, कभी दंत, कभी कंठ से, कभी मूर्धन्य से ना, तो हमारी जो हवा है वो अलग अलग भागों से टकराती है। उच्चारण के अंगों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण इस प्रकार से है। जैसे कि पहला है कंठ यानी गले से, क ख घ, ये सारे किससे बोले जाते हैं? कंठ से यानी कि गले से ये बोले जाते हैं। इसी तरह से तालव्य यानी कठोर तालु से, ये च छ ज पूरा श तक कठोर तालव्य से बोले जाते हैं। मूर्धन्य से कठोर तालु के अगले भाग से। मैंने आपको बताया कि मूर्धन्य क्या होता है कि जो दांतों के ऊपर का जो हिस्सा होता है तालु कहलाता है, और तालु के जो और अंदर का हिस्सा होता है वो मूर्धन्य कहलाता है। जब ट ठा बोलते हैं तो हमारी जीभ जहाँ टकराती, जीभ जहाँ टच करती, स्पर्श करती, वही हिस्सा मूर्धन्य कहलाता है। तो ये जो सारे हिस्से जब इनको हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ जो यहाँ मूर्धन्य से टच करती है, इसको स्पर्श करती है। इसी तरह से दंत यानी दांतों से ये त थ द ध न, जब हम इनको बोलते हैं, इनको उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ जो है दांतों को छूती है, स्पर्श करती है। इस तरह से वैसे दांतों के मूल भाग से स, ज, र और ला। ओष्ठ यानी दोनों होठों से प, फ, ब, भ, म, जब हम इनको बोलते हैं तो हमारे जो होठ है, दोनों होठ आपस में स्पर्श करते हैं। प आप बोल के देखिए, प, फ, तो क्या दोनों होठ आपस में स्पर्श करते हैं। दंतोष्ठ यानी निचले होठ व ऊपरी दांतों से व और फ। स्वर यंत्र से ह। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए हैं कि व्यंजन क्या है। व्यंजन जिनको बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती वो व्यंजन कहलाते हैं। क से लेकर विसर्ग तक के सारे जो वर्ण है वो व्यंजन होते हैं। व्यंजन के जो है 3 प्रकार हैं, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ये स्पर्श व्यंजन 1, अंतस्थ व्यंजन 2 और ऊष्म व्यंजन 3 व्यंजन के प्रकार होते हैं। स्पर्श व्यंजन जिनको बोलते समय जो हमारी जीभ है, हमारे कंठ, तालु, मूर्धन्य से इन भागों को स्पर्श करते उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये 25 होते हैं व्यंजन, कवर, चवर, टवर, तवर्ग और पवर्ग, ये कितने होते हैं? 25 होते हैं। इसी तरह से अंतस्थ व्यंजन, जब इनका उच्चारण करते तो वायु जो मुंह के अंदर रहती है, और ये जो है 4 होते हैं, य, र, ल, व, ये जो है 4 है अंतस्थ व्यंजन। इसमें जो वायु है वो मुंह के भाग को स्पर्श नहीं करती, जीभ जो किसी भाग को स्पर्श नहीं करती है, और क्या है जो व्यंजन है मुंह के अंदर ही रह जाते हैं, इसीलिए से अंतस्थ व्यंजन हम कहते हैं। इसी तरह से ऊष्म व्यंजन जिनको बोलते इसमें ऊष्मा यानी गर्मी पैदा होती है, गर्मी आती है ना, हवा जो है घर्षण से वायु जो उसमें पैदा करती है, ये भी 4 होते हैं, श, स और हा। और ये आपने देखा कि उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, ये सारा का सारा जो अभी हमने देखा ये है वर्गीकरण उच्चारण के स्थान के आधार पर। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो व्यंजन बहुत ही अच्छे से समझ गए हैं। तो इसी तरह देखते रहिए आपका अपना ज्ञान अभियान। मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए गुड बाय। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर करने से बेनिफिट ये हो कि आपके जो फ्रेंड जिन्हें हिंदी व्याकरण समझने में परेशानी आ रही, जो शुरू से समझना चाहते हैं, वो इस क्लासेस को देखकर आसानी से हिंदी व्याकरण को समझ सकते हैं। तो इसी तरह देखते रहिए आपका अपना ज्ञान अभियान। मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।